गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आपका हफ्ता अच्छा गया होगा और पढ़ाई भी ठीक ठाक हुई होगी। उम्मीद ऐसी है। पिछली बार जो आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ था तो सेक्शन 34 आपके साथ स्टार्ट किया था, लेकिन पूरी तरह से कह सकते हैं कि फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि सेक्शन 34 जो है वो अपने आप में इतना बड़ा है, इतनी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन के साथ है। और मैंने उस दिन भी आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, और आज भी आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि सेक्शन 34 जो है वो एक ऐसा सेक्शन है जो किसी भी सेक्शन के साथ, किसी भी अपराध के साथ जोड़ा जा सकता है। और आपने देखा होगा कि हाँ, 302 के साथ बटे 34, 120/34, बहुत सारे, मतलब जहाँ भी दो से अधिक व्यक्ति हो गए, ठीक है, और दो से अधिक व्यक्ति अगर एक साथ हैं और अपराध करते समय अगर उनकी संलिप्तता दोनों लोगों की साथ में है, तो ये सारे अपराध जो हैं वो बटे 34 में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं और आज कोशिश ये होगी कि सेक्शन ये छोटे छोटे पार्ट जो हैं वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएं और सेक्शन 34 और 149 के साथ आपका जो इंटरेक्शन है उसको भी क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम में मैंने आपके साथ जो बताया था, लास्ट टाइम में मैंने आपसे साथ डिस्कस किया था सेक्शन 34। सेक्शन 34 का जो बेसिक है वो है कि किसी भी अपराध को तीन तरीके से किया जा सकता है। या तो व्यक्ति उसमें खुद संलिप्त हो जाए, वो खुद वैसा अपराध करे, या फिर अपराध में सहयोग करे, और या फिर सहयोग के अलावा उस अपराध के अपराधी को संश्रय दे, छुपाए, या उसके जो साक्ष्य थे उनको छुपाए। ठीक है, इस तरह की कोई भी और मदद अगर करता है तो अपराध जो है वो तीन तरह से संलिप्तता मानी जाती है। अब इसी संलिप्तता को जब आगे बढ़ाते हैं तो सेक्शन 34 जो है उसमें सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि हाँ, जो सेक्शन 34 है उसमें एक से अधिक व्यक्ति, यानी अगर कहें तो दो, ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। एक तो खुद अपने आप में इंडिविजुअल है, लेकिन अगर एक से अधिक व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति हो गए, और दो के बाद वो कितने भी हों, 10, 20, 50, 100, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है इसकी यही कंसीडर करती है। उसके बाद फिर दूसरा जो उसका वो है कि कोई भी आपराधिक कार्य होना चाहिए। आपराधिक कार्य जो है वो मस्ट है। अगर हम दो व्यक्ति खड़े हैं, आप दो मित्र खड़े हैं, कहीं बात कर रहे हैं, चार व्यक्ति आप खड़े हैं, कहीं बातचीत कर रहे हैं, तो नहीं, कोई आपराधिक कार्य, कोई आपराधिक गतिविधि उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरा एसेंशियल इसका पॉइंट है। और तीसरा ये है कि जो आपराधिक कार्य हो रहा है, ठीक है, उस सॉरी, जो आपराधिक कार्य हो रहा है उस आपराधिक कार्य में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब की संलिप्तता जरूरी है। किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी पार्ट पे उन सब का कुछ न कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारी तीन सेक्शन 34 के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम एसेंशियल एलिमेंट के नाम से जान सकते हैं या कह सकते हैं, ये कहलाते हैं। अब एक चीज आती है कि पार्टिसिपेशन क्या होता है, किसी भी अपराध में पार्टिसिपेशन क्या होता है। तो पार्टिसिपेशन को हम दो तरीके से जान सकते हैं, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन और दूसरा पैसिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि जो अन्य व्यक्ति हों वो वहीं खड़े हों, साथ में हो, और कुछ ना कुछ पार्ट प्ले कर रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए खा को गा और घा दो लोग पकड़े हुए हैं। ठीक है, और का जो है खा को गा और घा दो लोग पकड़े हुए हैं, और का चाकू से उसे गोद रहा है। तो यहाँ भले चाकू जो है वो का के हाथ में है, और गा और घा इन्होंने चाकू को छुआ भी नहीं, केवल और केवल पकड़े रहे। तो यहाँ पे भी ये पकड़ा रहना एक्टिव पार्टिसिपेशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ का, गा और घा ये तीनों जो हैं वो 302/34 इसमें बुक किए जाएंगे। आगे चलते हैं। बारिश हुई है लेकिन गर्मी जो है वो कुछ कम नहीं हुई है, शायद इस वजह से सेटिंग हो रही है। अब इसमें आगे बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि जब कोई घटना मौके पर उत्पन्न हो जाए, एकदम सडन, और मौके पर उत्पन्न होने पे ये होता है कि जैसे आप ही लोग अपने जीवनचर्या में आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि हाँ, एक व्यक्ति जा रहा है, उसको दो लोगों ने पकड़ो पकड़ो, मारो मारो आवाज़ दे दी, और
4-5 लोग और लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और उसको पकड़े और मारने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुरंत तुरंत आवेशित किया जाए, तुरंत तुरंत आवाज़ दे के प्रकोपित किया जाए, तो प्रकोपित करने वाली जहाँ बात होती है, ये हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी ऐसी कंडीशन हो तो जहाँ पर आवेशित कर दिया जाए, त्वरित आवेग मिला दिया जाए, तो वहाँ पर सेक्शन 34 कंसीडर नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, वहाँ सेक्शन फिर 149 कंसीडर होने लगेगा। भले सभी लोग वहाँ उस अपराध में संलिप्तता है, लेकिन वहाँ सेक्शन 144 होगा। क्यों? क्योंकि त्वरित आवेश है, त्वरित आवेग है, और त्वरित आवेश और त्वरित आवेग जो सडन तुरंत तुरंत विद इन सेकेंड्स में क्रिएट हुआ है, वहाँ पर सेक्शन 34 एप्लीकेबल नहीं होगा। पिछली बार आपको शायद मैंने ध्यान दिलाए, मैं रिकॉल करा देता हूँ, मैंने आपसे बताया था, याद रखिएगा, खूब प्रीलिम्स में ये सवाल खूब पूछा जाता है, सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने में। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने में। पहले ये वर्ड जो था वो हमारी आईपीसी में सेक्शन 34 में नहीं था। ठीक है, बाद में इसे गोराचंद गोपी, ठीक है, गोराचंद गोपी 1866 का एक केस था, उसमें इसे ऐड किया गया था। उसके पीछे ऐड करने की जो वजह थी वो आप जान लीजिए, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल है। इसको ऐड करने के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि जिस समय आईपीसी लागू की गई थी तो भारत में दंड प्रक्रिया, जो हमारा दंड संहिता है वो, और इंग्लैंड की दंड प्रक्रिया जो थी, दंड संहिता जो थी, उसमें एक अंतर था। अंतर जो था वो ये था कि वहाँ पर अगर कोई अपराध जो है, ठीक है, अपराध में अगर कोई व्यक्ति परिचित नहीं है, एक दूसरे को जानता नहीं है, और जब जानता नहीं है तो उनका आशय भी नहीं जानेगा, तो ऐसी स्थिति पे अगर दो व्यक्ति एक अपराध करते हैं और अपराध में दो अपरिचित व्यक्ति साथ में संलिप्त हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 34 वहां कंसीडर नहीं होता था, लेकिन भारत में ये कंसीडर होता था। कैसे? एक उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण ये मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो किसी महिला का पॉकेट मार के भाग रहा है। ठीक, अब ए और बी उसे दौड़ाते हैं, दोनों अलग हैं, दोनों का कोई मतलब नहीं है, ए बी को नहीं जानता है, बी ए को नहीं जानता है। ठीक है, दोनों अपरिचित हैं और दोनों भागते हैं उस चोर के पीछे और दोनों उसे पकड़ लेते हैं और आवेश में मारो मारो का स्वर होता है और ए और बी दोनों उसे दो दो झापड़ मार देते हैं। ठीक है, सिंपल सा हर्ट है, लेकिन तभी कंसीडर तो किया जाएगा। ठीक है, तो अगर दो दो झापड़ दोनों ने मार दिया तो यहाँ दोनों व्यक्ति चूंकि अपरिचित हैं, दोनों अलग अलग हैं और अचानक से वहीं संगठित हुए हैं, वहीं आके दोनों का मिलन हुआ है। इस वजह से सेक्शन 34 में इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों व्यक्ति अपरिचित हैं। ये छोटी सी बात है, सेक्शन 34 के साथ अक्सर ये दिक्कत हो जाती है। हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी, सेक्शन 34 में प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है, तो प्रॉब्लम जो है वो यहीं पे दिक्कत हो जाती है। अगर दो व्यक्ति अचानक से मिले हैं, अपरिचित हैं, दोनों एक दूसरे के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, तो ये मान के चलिए कि वहाँ पर सेक्शन 34 कंसीडर नहीं की जाएगी। ब्रिटेन की विधि में यही बात थी, वहाँ अपरिचित व्यक्तियों के बीच में कंसीडर नहीं होता था। इसी वजह से जो शब्द जोड़ा गया है सामान्य आशय को अग्रसर करने में, ये वर्ड जोड़ा गया है। और ये अमेंडमेंट जो था वो अगर आप सब नोट करना चाहें तो नोट कर लें। 1870 एक्ट नंबर 27 में इसे सेक्शन 1 में इसे ऐड किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूर्व कल्पना मतलब ये है कि मस्तिष्क का मिलन होना चाहिए, एट किसी भी कंडीशन में आपस में बातचीत होना चाहिए। ठीक है, आपस में बातचीत होना चाहिए और बातचीत के दौरान ये चीज़ें हैं कि हाँ क्या घटना होनी है, किस तरह से होनी है, इन सारी बातों का अगर जरा सा भी डिस्क्रिप्शन एक दूसरे से हो गया, ठीक है, प्लीज डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन। यस, आ रहा हूँ दीपक जी, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ, उस टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो सीधी सी सामान्य सी बात यह है कि अगर मस्तिष्क का मिलन हो गया है, चीज़ों में कोई भी डिस्क्रिप्शन हो गया है, आपस में बातचीत हो गई है, या
घटना के समय एंड मोमेंट वाली घटना पे अगर दो या दो से अधिक जितने भी व्यक्ति हैं उन सब में अगर आपस में इशारे भी हो गए, ठीक है, तो उसको भी सेक्शन 34 में कंसीडर किया जा सकता है। ठीक, ये एक तथ्य का प्रश्न है। ठीक है, ये सेक्शन 34 जो है वो तथ्य का प्रश्न है, विधि का प्रश्न नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये दोनों व्यक्ति जेड की हत्या करना चाहते हैं, ठीक है, और दोनों जेड की हत्या में दोनों लाठियों से लैश होकर, दोनों अपने अपने हाथ में लाठी लेकर जेड के पास जाते हैं और लाठियों से प्रहार करते हैं। तो यहां सेक्शन 34 अप्लाई होगा। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास लाठियां हैं और दोनों पहले से एकजुट हो गए और एकजुट होने के बाद जेड के पास गए और उस पर प्रहार किया। इसमें थोड़ा सा इस उदाहरण में अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन ये करते हैं कि ए और बी दोनों जेड को मारने के लिए जाते हैं। ए के पास लाठी है लेकिन बी के पास लाठी और पिस्तौल, ठीक है, दोनों चीज है। पिस्तौल को उसने अपने कपड़ों में छुपा रखा है और ए को बिल्कुल ये बात नहीं पता है कि बी के पास पिस्तौल भी है। ठीक, दोनों जेड के पास जाते हैं और दोनों लाठियों से प्रहार करने की जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं वैसे ही बी अपने कपड़ों में से रिवॉल्वर निकालता है और जेड को गोली मार देता है। ठीक, यहां बड़ी सामान्य सी चीज है। जब आपसे इस तरह की प्रॉब्लम अगर पूछ ली जाएगी तो आपका जवाब होगा कि हाँ, दोनों सेक्शन 34 में कंसीडर होंगे। लेकिन मैं इस बात को साफ आपको बता देना चाहूंगा कि ए को बिल्कुल नहीं पता था कि बी के कपड़ों में पिस्तौल छिपी हुई है, लिहाजा लाठियों से पीटने के लिए, चूंकि दोनों के पास लाठी भी है और बी के पास पिस्तौल भी है, तो लाठियों से पीटने के लिए तो दोनों में सेक्शन 34 का एप्लीकेशन होगा। लेकिन जो रिवॉल्वर से गोली मार दी गई है, गोली मारने की प्रक्रिया में सेक्शन 34 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ए को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। जानकारी जो थी वो ये थी कि लाठियों से प्रहार करेंगे और प्रहार के परिणाम स्वरूप जो भी घटना होगी वो निस्तारित की जाएगी। ठीक है, ये दिमाग में रखिए। इसी क्रम में एक और उदाहरण लेते हैं। सर प्लीज डिफरेंस। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, इसी क्रम में एक और घटना लेते हैं। अगर ए और बी, दोबारा ए और बी जेड की हत्या करने के लिए निकलते हैं, ठीक है, और दोनों को ये जानकारी है, ए के पास पिस्तौल है और बी को ये जानकारी है कि ए के पास पिस्तौल है। ठीक, इस क्रम में जेड की हत्या होनी है। जेड की हत्या के लिए दोनों निकलते हैं। लेकिन अगर ए और बी को ऐसा महसूस होता है कि डी की हत्या, जेड नहीं, डी एक अन्य व्यक्ति है, ठीक है, डी की हत्या किए बिना जेड की हत्या कर पाना मुश्किल है, और उस समय अगर ए पिस्तौल निकालता है और डी को गोली मार देता है, अभी जेड जिसकी हत्या के लिए निकले थे अभी वहां कुछ नहीं हुआ, जेड के ऊपर कोई प्रहार नहीं हुआ, जेड के साथ कोई घटनाक्रम नहीं हुई, बीच में डी मिल गया और डी की हत्या किए बिना जेड की हत्या कर पाना लगभग असंभव या बहुत ही मुश्किल काम है। तो उस स्थिति पे अगर ए बंदूक निकाल के डी की हत्या कर देता है तो यहां ए और बी दोनों कॉमन इंटेंशन यानी सेक्शन 34 में लायबल माने जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं सेक्शन 34 के साथ ये जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप कभी बी.डी. महाजन की बुक उठा के आप पढ़ेंगे, ठीक है, या बी.डी. महाजन नहीं तो रतनलाल धीरज लाला देखेंगे, या सिरवई में उसमें हरि सिंह गौर में भी काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है, तो अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ सेक्शन 34 को बहुत ही ज़्यादा एलिब्रेट किया गया है, क्योंकि सेक्शन 34 बहुत सारे ऑफेंसेस में साथ में चलता है और इसलिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अब एक चीज़ ये बताइए, अगर प्राइवेट डिफेंस के मामले में, प्राइवेट डिफेंस पढ़ा है आपने
नहीं पढ़ा होगा तो अभी आगे चलेंगे 96 से लेके 106 तक, प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, अगर कोई दो व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस के मामले में अपने प्राइवेट जो प्रतिरक्षा का अधिकार है, सेल्फ डिफेंस का जो राइट है, उस राइट को अगर थोड़ा सा वायलेट कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं, ठीक है, अतिक्रमित कर लेते हैं, तो क्या उस समय वो दोनों व्यक्ति सेक्शन 34 में कंसीडर होंगे या नहीं होंगे? सवाल अगर ना समझ में आया तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अपराध हो रहा है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और दोनों व्यक्ति जो हैं वो सर आईपीसी हिंदी मीटिंग, इस बुक कौन सी रहेगी? आईपीसी के लिए भाई एस एन मिश्रा सर की बुक ले लीजिए या बीडी महाजन ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो अगर आप ये करते हैं कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो जेड के साथ खड़े हैं और अचानक से जेड ने रिवॉल्वर निकाली और बी पर तान दिया। ए और बी दो व्यक्ति थे, ठीक है, बी पर तान दिया और ऐसा लग रहा है कि अब वो बस तुरंत फायर ही कर देगा। ठीक है, उसी समय ए अपने पास से छुरा निकालता है और जेड पर प्रहार कर देता है और प्रहार के बाद तुरंत बी जो है वो भी जेड को पकड़ लेता है और दोनों जो हैं वो प्रहार से जेड की हत्या कर देते हैं, दोनों मिलके। यानी उन्होंने क्या किया? प्राइवेट प्रतिरक्षा, सेल्फ डिफेंस के राइट का वायलेशन किया, अतिक्रमण कर लिया। ठीक है, अब इस अतिक्रमण के कारण क्या सेक्शन 34 में दोनों कंसीडर होंगे? समस्या ये है। तो ये याद रखिएगा, प्राइवेट डिफेंस के मामले में, प्राइवेट डिफेंस चूंकि साधारण अपवाद की कैटेगरी में आता है, पहली चीज ये, प्राइवेट डिफेंस के मैटर में दोनों व्यक्ति अलग अलग व्यक्तिगत तौर से अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार होंगे, ना कि सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेक्शन 34 उन पर लागू नहीं होगा, भले उन्होंने अपनी अपनी जो बाउंड्री थी उस बाउंड्री को वायलेट कर दिया है। ठीक है, भले अपनी बाउंड्री को वायलेट कर दिया है, ठीक है, और उस बाउंड्री को वायलेशन के बाद भी सेक्शन 34 उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। वो दोनों अपनी अपनी लायबिलिटी के लिए अलग अलग सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, अब आगे बात कर लें कि क्या सेक्शन 34 में, जैसे कि अभी मैंने बात किया या आप सब भी जानते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी अपराध में 5 व्यक्ति जो हैं वो संलिप्त थे, या 5 जाने दो, 5 फिर वो 149 में आ जाएगा, हम 3 को पकड़ के चलते हैं। मान लीजिए 3 अपराधी जो हैं किसी अपराध में संलिप्त थे, तो 3 में 2 को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क्या केवल एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति सेक्शन 34 साथ में और जो सेक्शन होगा वो उसके लिए कंसीडर किया जाएगा? सेक्शन 34 के लिए अगर आप सब नोट करना चाहें तो पहले इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रभु बाबाजी नावेल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1956 SC 51, ठीक है, इसमें ये कहा था कि अगर कोई एक व्यक्ति अगर दोषी हो रहा है, ठीक है, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको भी हम सेक्शन 34 से बाहर कर देंगे। पहले ये बात जो है वो सेक्शन 1956 में ये बात निकल के आई थी, ठीक है, लेकिन वसीम खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1956 SC 400, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपनी बात को ही फिर से डिनाई कर दिया और डिनाई करके ये कहा कि नहीं, अगर एक व्यक्ति भी वहां लाइबिल है, बाकी सबको दोष मुक्त कर दिया जाता है सेक्शन 34 से, ठीक है, और अगर एक व्यक्ति ही केवल बचा है तो उसको सेक्शन 34 में कंसीडर किया जाएगा। बस हाँ ये है कि साक्ष्य जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, साक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो अलग से ना किया जाए। ठीक, इसके बाद फिर अगर मान लीजिए किसी चार्जशीट में मुकदमा दर्ज हो गया, ठीक है, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी और चार्जशीट में अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि सेक्शन
149 लगा दिया गया है, ठीक है, सेक्शन 149 लगाया गया है, ठीक। किस और वहां पर रिपीट केस लॉ, और केस लॉ जो है पहला जो है प्रभु बाबाजी नावेल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1956 SC 51। इस केस में कहा गया कि अकेला व्यक्ति जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाद में इस चीज को डिनाई कर दिया गया। वसीम खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1956 SC 400 के केस में SC ने फिर कहा कि अगर नहीं एक अकेला व्यक्ति भी है अगर, ठीक है, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा 34 में, बशर्ते ये है कि साक्ष्य जो हैं वो बहुत प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। जो मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए भी आपसे बताया था, इसका भी केस लॉ अगर आप चाहें तो नोट कर लें। सेल्फ डिफेंस में अतिक्रमण जो है वो अगर कर भी दिया गया है तो सेल्फ डिफेंस में वो पर्सनली ट्रीट किया जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट होगी। इसके लिए सुब्रामणी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2000, 7 SCC 210 210, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए किसी केस में पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी और चार्जशीट में उसने 149 जो है वो लगाया, ठीक है, लेकिन 149 जो है वो साबित नहीं हो पाया, ठीक, तो अलग से सेक्शन 34 लगाने की जरूरत नहीं होती है। सेक्शन 34 अगर साक्ष्य मिल रहा है तो उसको अपने आप सेक्शन 34 में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब ये इतनी सारी बातें हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं। अगर आप चाहें तो जो केस लॉ हैं वो रिपीट मैं लिखा दिया हूँ, आपको बता दिया हूँ। एक और आप इंडेक्स बना लीजिए। देखिए पीटी में खास तौर से जब आप प्रिलिमिनरी का एग्जाम देते हो तो अक्सर आपसे ये हो जाता है कि मैच द कॉलम में चाहे आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि 4-5 ऑप्शन आपको दे दिए जाएं। सर केस तो अच्छे से रिमेम्बर हो जाए। देखिए अभी मैं फ़िलहाल आउट ऑफ स्टेशन हूँ, ठीक है। जब मैं अपनी डेस्टिनी पे रहूँगा, अपने वर्क प्लेस पे रहूँगा, ठीक है, तो मैं वाइट बोर्ड लगा लूँगा, ठीक है। वाइट बोर्ड पे मैं चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट है, थोड़ा सा मैनेज कर लें, ठीक। बाकी मैं वाइट बोर्ड मैनेज करके वाइट बोर्ड पे जब डेस्टिनेशन पे रहूँगा तो फिर वाइट बोर्ड से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो सामान्य आशय के लिए अक्सर आपसे जो प्रॉब्लम जो होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है इसमें, केस लॉज जो हैं मैंने बताया आपको, अधिकांश सेक्शन के साथ सेक्शन 34 लगा दिया जाता है, ठीक है। पुलिस वालों की आदत हो जाती है, ऑब्लिक खींचा और 34 लगा दिया, ठीक, 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो, ठीक। तो इसके केस लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं सेक्शन 34 के, और आपसे खूब पीटी में आपसे खूब इस पे केस लॉ पूछे जाते हैं। और केस लॉज के कारण कभी मैच द कॉलम में आ जाता है या कभी ऐसे आ जाता है कि हाँ आप इसमें से पिक करिए कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको लिस्टिंग कराना चाह रहा था। अगर आप देखिए एक केस है पांडुरंगा वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, पांडुरंगा वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, AIR 1955 SC। और ये केस जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भी सामान्य आशय, और सामान्य आशय के पीछे जो मेन कंडीशन क्या होगी उसको पांडुरंगा के केस में ये क्लियर किया गया था। इसी के बाद फिर महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ये केस आपने खूब, जो LLB के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में IPC पढ़ चुके हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, खूब आता है, सेपरेट आता है कि किस वाद में, सर वेरियस लायबिलिटी एंड जॉइंट लायबिलिटी क्या डिफरेंस है, वाइकेरियस लायबिलिटी और जॉइंट लायबिलिटी। देखिए वाइकेरियस लायबिलिटी और जॉइंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहले मैं इसको कर देता हूँ, फिर लास्ट में आपकी इस प्रॉब्लम को मैं नोट कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं लास्ट में इस प्रॉब्लम को आपसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। वाइकेरियस लायबिलिटी और जॉइंट लायबिलिटी, ठीक। देखिए पांडुरंगा का केस हो गया। इसी के बाद फिर महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस,
महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस जो है वो इंडस वैली केस के नाम से भी खूब जाना जाता है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए, इसमें जो जज थे, ठीक है, उन जज का भी नाम ले लीजिए, लिख लीजिए या याद कर लीजिए, सर माधवन नायर। सर माधवन नायर। कई जगह पीटी में ये, यूपी में भी ये सवाल आ चुका है और एमपी के पीटी में भी ये सवाल, इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। सर माधवन नायर, ये इस केस के इंडस वैली केस जो थे उसके जज थे। और इंडस वैली केस में सबसे पहले जो है वो क्लियरिफाई किया गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। सेक्शन 34 और 149 में क्या डिफरेंस है, इस बात को इसमें डिसाइड किया गया था। इसी के बाद फिर मैंने आपको लास्ट टर्म पे बताया था पोस्ट मास्टर का केस, ठीक है। खूब ये भी पूछा जाता है कि पोस्ट मास्टर का केस जो है वो क्या है, तो वीके घोष, वीरेंद्र कुमार घोष, सेक्शन 34 से लाइबल है का केस है, ठीक है। पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद ऋषभ देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1955 SC, ठीक है। और एक और केस है MA अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1991 SC। तो ये दोनों केस जो हैं, इन दोनों केसों में जो डिसाइड हुआ था वो ये हुआ था कि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। इन दोनों केसों में ऋषभ देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और MA अब्दुल्ला वर्सेस केरला राज्य, ठीक है। इन दोनों केसों में कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि सामान्य आशय जो है वो घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद जय भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जय भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1999 SC का केस है ये, ठीक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सामान्य आशय जो है वो अनुमान का प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस के डिसीजन में कहा था कि सामान्य आशय जो है वो अनुमान का यस सत्येंद्र, ठीक है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, तो अनुमान का प्रश्न है, ये आपका जय भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में ये डिसाइड किया गया। तो ये कुछ ऐसे सामान्य से मतलब इम्पोर्टेंट केसेस हैं जो खूब आपसे पूछे जाते हैं पीटी में, ठीक है। और जब कभी आप अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर आप लिखेंगे, ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव आंसर में आप सेक्शन 34 के इन सारे केसेस को मेंशन किए बिना आप अपने आंसर को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आंसर आपका जो होगा वो बड़ा सामान्य सा होगा कि आप सेक्शन 34 क्या है, सेक्शन 34 के एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट के बाद फिर क्या और एडिशनल चीज़ें आपको पता है, जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि हाँ प्राइवेट डिफेंस में हो, ठीक है, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति अगर उससे इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है, तो ये सारी स्पेशल चीज़ें आप बता दीजिए। उसके बाद फिर ये जितने केस लॉज आपसे बताए हैं उन केस लॉज को आप डिस्कस करने के बाद फिर सेक्शन 34 और 149 के बीच में जो डिफरेंस है उन डिफरेंस को बताने पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 34 और 149 इन दोनों का डिफरेंस खूब पूछा जाता है, लेकिन डिफरेंस करने से पहले सेक्शन 34 भी हम जान लें, ठीक है। सेक्शन 34 जो है उसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी एक उद्देश्य को, ठीक है, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं और उस जमाव को, ये 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जो समूह है इसे जमाव कहा जाएगा, ठीक है। उस जमाव में किसी भी एक व्यक्ति ने अगर कोई कार्य कर दिया
तो ये माना जाएगा कि उस जमाव में 5 या 5 से अधिक जितने भी व्यक्ति थे वो सभी इस कृत्य के लिए लायबिल होंगे, बशर्ते अंतर इतना सा है कि जमाव के सभी सदस्यों को जमाव के उद्देश्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर जानकारी नहीं है तो केवल और केवल भीड़ का हिस्सा बना रहना या उसमें खड़े रहने से अपराध जो है वो नहीं बन जाएगा। ठीक है, उस भीड़ विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा है और उस जमाव का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए ये जमाव एकत्रित किया गया है, और ऐसे जमाव में यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं तो ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है सेक्शन 149 के अंतर्गत। ठीक, नानक चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, नानक चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1956 SC, और जसवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2000 SC। ठीक है, ये दोनों केस ऐसे हैं जो विधि विरुद्ध जमाव, ठीक है, और सामान्य आशय, ठीक है, ये भारतीय केसेस हैं। ये दोनों जो हैं इनके दोनों अंतर को और अधिक स्पष्ट करते हैं। अब दोनों के अंतर को थोड़ा सा समझ लें। अगर आपके पास कॉपी और पेन अगर आप लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बहुत सुंदर है, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है। व्हाइट बोर्ड था तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपना काम चला सकते थे। तो अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो आप एक साइड अपने सामान्य उद्देश्य, ठीक है, और दूसरे साइड सामान्य आशय, पहले सामान्य आशय एक साइड लिख लीजिए सेक्शन 34 और दूसरे साइड सामान्य उद्देश्य सेक्शन 149 लिख लें, तो आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगी। और एक और खास बात आपसे कहना है कि जब भी अपने डिस्क्रिप्टिव या आप मेंस का आंसर डिलीवर करें किसी भी एग्जाम में, तो अंतर डिफरेंस को हमेशा और हमेशा लाइन खींच के डिफाइन करने की कोशिश करें। बहुत लोग होते हैं कि पैसेज में लिखने की कोशिश करते हैं। पैसेज में लिखने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। लाइन खींच लें, एक साइड आप जिसका डिफरेंस करना चाहते हैं दोनों कर लें, ठीक है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को आसानी होती है कि आपने ये टॉपिक लिखा है, इसमें ये क्या कहता है और ये क्या कहता है, दोनों पार्ट उसके क्लेरिफाई हो जाते हैं। ओके, तो सेक्शन 34 जो है सामान्य आशय, इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर जो है वो व्यक्तियों की संख्या का है। वहां सामान्य आशय में 2 व्यक्ति और समान उद्देश्य में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। ठीक है, सिंपल है, आप सभी जानते हैं, उम्मीद ऐसी ही है। फिर उसके बाद जो दूसरा अंतर है वो ये है कि सेक्शन 34 जो है वो एक साक्ष्य की धारा है। ये एविडेंस उपस्थित करती है, एविडेंस देती है। ठीक है, और सेक्शन 149 सामान्य उद्देश्य, ये एक समव्यवहार की धारा है। ठीक है, समव्यवहार की धारा है या अपराध की धारा है। अब समव्यवहार जैसे ही आपके दिमाग में, आपके कान में पड़ा होगा तो सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट आपको याद आ गया होगा। ठीक है, एकदम सही याद आया है आपको। 149 ये सेक्शन 6 एक ही समव्यवहार एविडेंस में, ये वहां को रिलेट करने के भी काम आती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेक्शन 149 और उधर एविडेंस का सेक्शन 6। ओके, तो सेक्शन 34 साक्ष्य की धारा है, साक्ष्य को बताती है, और सेक्शन 149 जो है वो आपका एक अपराध को बताती है। ठीक है, और अपराध के साथ ही साथ एक समव्यवहार को भी स्पष्ट करती है। ठीक है, इसके बाद सामान्य आशय यानी सेक्शन 34 जो है वो अपने आप में अपराध नहीं है। यस रेस जस्टे, यस सत्येंद्र, रेस जस्टे की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अपने आप में अपराध नहीं है। सेक्शन 34 जो है वो अपने आप में अपराध नहीं है। ये जिस धारा के साथ अटैच होती है उस धारा का अपराध और उसका पनिशमेंट, उसका दंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन वही जो है सेक्शन 149 जो है वो अपने आप में स्वयं चलिए ठीक है, सेक्शन 149 जो है वो अपने आप में स्वयं के अपराध को बताती है, वो अपने आप में स्वयं एक अपराध होती है। ठीक, अब सेक्शन 34 में जब आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए कि कोई ना कोई कार्य होना चाहिए। ठीक है,
कार्य कैसा भी हो, सेक्शन 34 में जितने भी व्यक्ति हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, वो सभी जो हैं वो किसी न किसी एक्टिव पार्ट को वो जरूर पार्ट उसमें पार्टिसिपेशन हो, भले चाहे वो फोन से कोई सूचना दे रहे हों या किसी की तकवारी कर रहे हों या कुछ भी, कोई ना कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो मस्ट होता है, जरूरी होता है। लेकिन वहीं सेक्शन 149 में एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, अगर आप भीड़ में उस विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं और अगर उस विधि विरुद्ध जमाव का उद्देश्य आपको पता है, किस उद्देश्य के लिए ये जमाव इकट्ठा हुआ है, अगर ये है, ठीक है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, वहां क्या है सेक्शन 34 में, सेक्शन 34 जो है उसमें कोई भी काम होना जरूरी है, लेकिन 149 में कोई काम होना जरूरी नहीं। आप सदस्य हैं और आपको पता है कि यहाँ ये भीड़ किस लिए इकट्ठा की गई है, क्या उद्देश्य है, तो भी ये कंप्लीट हो जाएगा, आप भले कुछ करें या ना करें। ठीक है, इसके बाद फिर सेक्शन 34 में एक खास चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभियुक्त को प्रेरित करना, ठीक है, अभियुक्त को प्रेरित करना ये आपराधिक दायित्व का आधार माना जाता है सेक्शन 34 में। ठीक है, और सेक्शन अभी इलेबरेट कर रहा हूं, और किसी अपराध के घटित होने की संभाव्यता अगर है, ये दायित्व सेक्शन 149 का है। फिर से मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, महत्वपूर्ण चीज है, समझ लीजिए तो ज्यादा आसानी होगी। सेक्शन 34 जो है वो अभियुक्त को प्रेरित करने का, जो इस धारा का दायित्व है, वो अभियुक्त को प्रेरित करने की बात करता है। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति आपस में मस्तिष्क का मिलन हुआ, ठीक है, ए और बी 2 व्यक्ति मिलके जेड की हत्या करने जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में आपस में बातचीत हो गई है, डिस्कशन हो गया है और ये जेड की हत्या करने जा रहे हैं। हो सकता है कि जो प्लान था वो ए का गोली चलाने का हो, लेकिन गोली ए ना चला पाया हो सकता है तब मौका देख के बी गोली चला दे। ठीक है, ए का तमंचा जो है वो मिस फायर हो जाए या निशाने पे ना लगे। तो क्या है, यहां ए और बी एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, प्रेरणा जो है वो किसी भी तरीके से मिल सकती है, चाहे आप सहयोग करके करें या किसी को प्रोवोक करके करें। ठीक है, मैं आपको प्रोवोक करूं कि हाँ जाओ अपने पड़ोसी का सर फोड़ दो, मैं आपसे बहुत दूर हूं, मैं आपको बिल्कुल नहीं जान रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैंने प्रोवोकेशन आपको किया है, इस अपराध में संलिप्तता होगी। ठीक है, अगर मैं इस बात को प्रोवोक कर देता हूं, उस प्रोवोकेशन में आप जाके ये काम कर देते हो, तो यहाँ क्या है, यहाँ सीधी सी बात है, प्रेरित करना जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ये इस अपराध के दायित्व का आधार होता है। उसी तरह से यहाँ सेक्शन 149 में किसी अपराध के घटित होने की सिर्फ इंटेंसिटी हो सकती है, एक संभावना हो सकती है। 10-12 लोग खड़े हैं, लोक सेवा आयोग के गेट पे खड़े हैं, सबका उद्देश्य जो है वो ये है कि यहाँ अध्यक्ष महोदय आएंगे तो अध्यक्ष महोदय से हम ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे कि यहाँ जुडिशियल की सर जो वैकेंसी है वो जल्दी से जल्दी निकालिए। 10-12-25-50 लोग खड़े हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ 50 लोग खड़े हैं। ठीक है, और पता है कि इस तरह की घटना करना, मतलब इस तरह का जमाव इकट्ठा कर लेना, ठीक है, ये उस जगह पर जहां पर एक रास्ता है, आप ये कहेंगे कि भाई हमारा ये राइट है कि हम वहां आयोग पे जाके खड़े हो जाएं, अपनी बातों को कहें, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि अगर आपका ये राइट है तो उस दरवाजे से, उस लोक सेवा आयोग के दरवाजे से किसी भी व्यक्ति का आना और जाना बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी बाधा के जाना, वो उनका भी राइट है। तो कहीं ना कहीं आप जो है वो दूसरों के राइट को वायलेट कर रहे हैं। अब यहाँ क्या है, उन 50 लोगों की भीड़ में ऐसी संभावना है कि कोई व्यक्ति जो है वो पत्थरबाजी कर दे या कोई व्यक्ति जो है वो अपशब्दों का प्रयोग कर दे, तो यहाँ अपराध होने की संभावना है। ठीक है, लेकिन सेक्शन 34 जो है वो क्या है, वो प्रोवोकेशन है। ये दोनों में एक डिफरेंस है। इसके बाद फिर किसी अपराध में भाग लिया हो, सेक्शन 34 में किसी व्यक्ति ने अपराध में भाग लिया हो, ये इतना सफिशिएंट है। किसी इतना सा चाहे भाग लिया हो, चाहे इतना सा भाग लिया हो, चाहे पिस्तौल से गोली चलाई हो या केवल आने जाने की सूचना उसने दी हो, ठीक है,
अपराध में भाग लिया हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन, वही अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले किया। और यहाँ जो है ये जमाव का सदस्य होना जो है वो अपने आप में अपराध नहीं बात करता है, अपने आप में अपराध की बात नहीं होती है खाली जमाव में सदस्य होने से। ठीक, जब तक आपको उद्देश्य न पता हो और जमाव ने कोई ऐसा आपराधिक कार्य किया हो। ठीक, तो ये जो है ये सेक्शन 34 और 149 के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, अब वापस आते हैं सेक्शन 34 के बाद सेक्शन 35। सेक्शन 35 जो है वो बताता है कि जबकि ऐसा कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया हो। ठीक है, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के बारे में बताया कि हाँ सेक्शन 34, 35, 36, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के अंतर्गत ये आते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के अंदर कोई ऐसा कार्य किया गया हो, ठीक है, जो आपराधिक कार्य कॉमन इंटेंशन, अच्छा ठीक है, कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिसका उद्देश्य आपराधिक आशय के साथ किया गया हो। सेक्शन 35 जो है वो इसी बारे में बात करता है। ठीक, तो अगर ऐसा कार्य है, ठीक है, जो आपराधिक आशय या ज्ञान के साथ किया गया है और कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है, तो इसमें हर एक व्यक्ति का आशय, ठीक है, और हर व्यक्ति का ज्ञान ये आपस में कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात करता है। सो बोथ 31 एंड सेम टाइम और नॉट। दीपक जी, सेक्शन 34 और 149 दोनों एक साथ एप्लीकेबल होने की जो बात आपको सवाल कर रहे हैं, ठीक है, ये पहली बात तो मैंने आपसे कहा कि 34 जो है वो केवल और केवल साक्ष्य की धारा है। अगर साक्ष्य है तो अगर 149 के साथ ही तो सेक्शन 34 वहां 149 के साथ ही सेक्शन 34 लग सकता है। ठीक है, अगर एविडेंस ऐसे प्रस्तुत हो रहे हैं, ठीक, और दोनों एक साथ लग सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो किसी आपराधिक आशय और आपराधिक ज्ञान के साथ कोई कार्य अगर किया जा रहा है तो वो सेक्शन 35 में अपराध होगा। ठीक है, और उस आपराधिक कार्य के लिए जो माना जाएगा कि अगर किसी एक व्यक्ति का अकेला ऐसा आशय था, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि अन्य व्यक्तियों का आशय भी वैसा ही रहा होगा। थोड़ा सा उदाहरण से समझें। ठीक है, 4 व्यक्ति जो हैं वो रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, एक सुनसान रास्ते पे चल रहे हैं, और एक अगर महिला वहां आ जाती है जो अकेली है, और उनमें से 4 ABCD 4 ये व्यक्ति हैं, उनमें से ए व्यक्ति जो है वो उस महिला के साथ अगर अभद्र व्यवहार करता है, ठीक है, और चारों व्यक्ति आपस में ऐसी बात कर रहे थे, उनका मस्तिष्क का मिलन था, उनका इरादा जो है आपस में विचार विमर्श हो चुका था, तो ये माना जाएगा कि अगर ए ने सिर्फ अभद्रता की है तो ये माना जाएगा कि बाकी BCD इन तीनों का भी वैसा ही आशय और ज्ञान रहा होगा, ऐसी कल्पना की जाएगी। ठीक है, ये सेक्शन 35। सेक्शन 36 जो है वो कोई ऐसे आपराधिक कार्य के बारे में बात करता है जो अंशतः कार्य और अंशतः लोप के कारण, ओमिशन, ठीक है, एक्टिव वर्क हुआ हो या ओमिशन किया गया हो, लोप किया गया हो, उन अपराधों या उस कार्यों के बारे में बात करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम ये मान लें कि A और B दोनों मिलके C को पीटते हैं। ठीक है, A और B मिलके C को पीटते हैं, ठीक है, और पीटने के कारण A की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे A और B इन दोनों ने सक्रिय रूप से कार्य किया है और इन दोनों का कार्य जो है वो हत्या के लिए माना जाएगा। अब चाहे A को हम लाइबल बना दें और B को बना दें या दोनों को बना दें, ठीक है, लेकिन अगर वहीं कार्य जो है वो लोप के कारण हुआ है, जैसे A का दायित्व तो ये है कि वो Z का रोज भोजन दे, उसका ठीक तरीके से ध्यान रखे। ठीक है, A जो है मान लीजिए एक जेलर है, Z जो है वो कैदी है। ठीक है, A का ये दायित्व है, ये विधिक दायित्व है कि वो Z के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करे। ठीक है, लेकिन अगर A Z के भोजन और इन सारी चीजों की व्यवस्था में लोप करता है तो ये सेक्शन 36 के अंतर्गत
आपराधिक कार्य माना जाएगा और ये दायित्व सेक्शन 36 में होगा। ठीक है, और यहां वही आशय माना जाएगा। ठीक है, यहां वही आशय माना जाएगा कि अगर कार्य का प्रयत्न किया गया है, ठीक है, और प्रयत्न का परिणाम वैसा नहीं है, तो भी यही माना जाएगा कि कार्य जो है वो आशय और वही कार्य माना जाएगा जो संभवतः कि कार्य करने से, सक्रिय कार्य से या लोभ से ये पैदा हुआ है। ठीक, सेक्शन 37 जो है वो कोई कार्य करने में एक से अधिक व्यक्तियों ने सहयोग किया है। इसका इलस्ट्रेशन बड़ा अच्छा है कि मान लीजिए ए जो है वो एक जेलर है और जेड जो है वो उस जेल में कैदी है। ए जो है वो जेड को मारना चाहता है, वो उसे पर्याप्त भोजन नहीं दे रहा है। ठीक है, पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण जेड जो है वो बहुत ही कमजोर हो गया है, उसका शरीर बहुत ही वीक हो गया है। ठीक, उसी समय ए जो है उसका ट्रांसफर हो जाता है और ट्रांसफर होने के बाद बी नया जेलर वहां आता है। ए और बी यानी पहला जेलर और दूसरा जेलर, इन दोनों के बीच में अगर विचार विमर्श हो जाता है, आपस में तय कर लेते हैं और अपनी जो उनका विचार था वो विचार अगर पहला जेलर दूसरे को बता देता है, तो ऐसी कंडीशन में ए द्वारा जो कार्य किया गया था और उसी बात को बाद में बी द्वारा कंटिन्यू रखने पर, जारी रखने पर अगर जेड की मृत्यु हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि ए और बी दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से जेड की हत्या की है। ठीक है, आज थोड़ा सा व्यस्तता बहुत ज्यादा थी और व्यस्तता के कारण खैर कोई नहीं। सेक्शन 38 जो है आपराधिक कार्यों में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। ठीक है, अगर किसी आपराधिक कार्य में, ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक, और वो सारे व्यक्ति मिलकर कोई आपराधिक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो उस अपराध में चाहे वो अलग अलग काम किए हों चाहे एक साथ किए हों, ठीक है, सेक्शन 38 के आधार पर वो अलग अलग अपराधों के लिए भी दोषी किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, इन चारों व्यक्तियों ने, एक ने जेल का या किसी जौहरी के घर की शटर का ताला तोड़ा, बी ने उसके लॉकर का ताला तोड़ा, सी ने उसकी तिजोरी से सामान निकाला और जेड जो है डी जो है वो बाहर गाड़ी लेके खड़ा था, उस गाड़ी पे वो बैठ गए और बैठ के चारों भाग गए। ठीक है, तो यहां पर सेक्शन 38 जो है वो बताता है कि किसी कार्य में, चूंकि कार्य एक साथ हुआ है, ठीक है, और कार्य के एक साथ होने पर ये उस कार्य के आधार पर अलग अलग अपराधों के लिए भी दोषी बनाए जा सकते हैं। कोई विशेष कार्य के लिए भी ये दोषी, इनका दोष साबित किया जा सकेगा, उस पर इनको अपराध का दंड दिया जा सकेगा। ताला तोड़ने के लिए, शटर तोड़ने के लिए, अगर कोई चौकीदार है वहां तो चौकीदार के लिए। ठीक है, तो कहने का यहां सिर्फ ये मतलब है कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए, अगर मान लीजिए चौकीदार है, चौकीदार की हत्या भी इस काम में कर दी गई हो, इस लूट में कर दी गई हो, तो चारों जो हैं वो सेक्शन 34 के अंतर्गत लूट के लिए और हत्या के लिए जिम्मेदार तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर इसके अतिरिक्त भी कोई अपराध ऐसा कंसीडर हो सकता है जो किसी एक व्यक्ति के लिए है, तो उसके लिए भी दंड दिया जाएगा। यही आपका सेक्शन 38 बताता है। फिर से मैं आपको अगर स्पष्ट ना हो पा रहा हो, इस सेक्शन का सीधा सा मतलब यह है कि जैसे हम ये मान के चलते हैं सेक्शन 34 में हम ये मानते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो हैं उन्होंने, अगर किसी एक ने कोई एक अपराध किया तो बाकी सबको उस अपराध में बराबर बराबर दायित्व दिया जाएगा। ठीक है, ज्वाइंट कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के अंतर्गत। लेकिन यहाँ बात यह है कि अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, उन्होंने संयुक्त दायित्व में कोई कार्य किया है, तो उसके लिए तो वो दंडित किए ही जाएंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त भी अलग से भी कोई अपराध अगर किसी ने उस
गैंग में, उस समूह में किसी ने अतिरिक्त कोई अपराध किया है तो उसके लिए अलग से उसे भी दंडित किया जा सकेगा। ये नहीं कि हाँ जो तीनों ने या चारों ने जो 34 में जो अपराध किया है सिर्फ उसी के लिए उसमें चार्जशीट होगी। चार्जशीट जो होगी वो हो सकता है चारों के लिए एक साथ हो जाए, लेकिन उसमें से एक के लिए कुछ और से भी एडिशनल अपराध जो हैं उसमें जोड़ दिए जाएं। ठीक, इसके बाद सेक्शन 39 जो है वो वॉलेंटली बात करता है, वॉलेंटाइज, स्वेच्छा। स्वेच्छा का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में स्वयं अपनी मर्जी से अपने आप को तत्पर करे और उस कार्य को बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के कार्य को अगर करता है तो ऐसे कार्य को स्वेच्छा या वॉलेंटली कहा जाता है। सेक्शन 40 सबसे विवादित धारा 40 अपराध। धारा 40 जो है वो अपराध के बारे में तो नहीं कहती है कि आपने पढ़ा है कि हाँ धारा 40 में और वहाँ CRPC में सेक्शन 2N में, ठीक है सर, सेक्शन 36 और इंडिपेंडेंट सेक्शन सर, कॉमन इंटेंशन प्रेजेंस इन 36। यस, सेक्शन 36 में कॉमन इंटेंशन तो है ही, ठीक है, सेक्शन 36 में कॉमन इंटेंशन तो है ही, लेकिन यह है कि अगर दोनों अपराधों को एक दूसरे के साथ कड़ी में, चेन में जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो एक व्यक्ति का अपराध जो है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक व्यक्ति ने अपना काम कर दिया, उसके बाद उसी कार्य को दूसरे व्यक्ति ने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के जो काम होगा वो अपराध होगा, उसमें दोनों कॉमन इंटेंशन में माने जाएंगे। सेक्शन 40 अपराध के बारे में बात करता है, ठीक है। अपराध के बारे में यहाँ अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है सेक्शन 40 में, लेकिन सिर्फ इतना बताया गया है, कुछ धाराएं बताई गई हैं और उन धाराओं के बारे में बताया गया है कि ये अगर स्थानीय विधि के अतिरिक्त हैं तो आईपीसी में ये दंडित है और अपराध की कैटेगरी में ये सारी चीजें आती हैं। यानी वो स्पेशल, अगर लोकल जो लॉ है, ठीक है, लोकल लॉ का मतलब किसी स्थान की विशेष विधि है, ठीक है, तो उस स्थान की विशेष विधि में उसे कैसा देखा जा रहा है ये वो स्थानीय विधि बताएगी। बाकी जितनी चीजें यहाँ मेंशन है आईपीसी में वो सारी की सारी अपराध हैं। धाराएं हैं धारा 65, 64, 65, 66 ढेर सारी हैं, ये आप अपने बेयर प्रोविजन में एक नज़र देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन जो बनता है वो सिर्फ ये बनता है कि अपराध को धारा किस धारा में बताया गया है, तो धारा 40 में बताया गया है, लेकिन यहाँ अपराध को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परिभाषित नहीं किया गया है। सेक्शन 41 विशेष विधि, स्पेशल लॉ, ठीक है। स्पेशल लॉ का मतलब ये है जो किसी विशेष ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया हो, ऐसा लॉ स्पेशल ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। लोकल लॉ जो किसी स्थान विशेष में प्रभावी होता है वो लोकल लॉ होता है, सेक्शन 42। सेक्शन 43 इलीगल, अवैध, कोई व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए विधिक रूप से बाध्य है, अगर वो उस कार्य को नहीं करता है या जिस कार्य को करने के लिए रोक दिया गया है, ठीक है, उस कार्य को प्रतिबंधित कर दिया गया है, उस कार्य को करना अवैध होता है। सेक्शन 44 क्षति किसी भी तरह की हो सकती है, शरीर की हो सकती है, मन की हो सकती है, ख्याति की हो सकती है, ठीक है, तो ये सारी की सारी क्षतियों में कंसीडर होती हैं। जीवन, मृत्यु, इसमें सिर्फ आप सेक्शन याद रखिएगा, ठीक है, सेक्शन याद रखिएगा किस सेक्शन में क्या है, पीटी में से इसमें क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट बनता नहीं है। इसके बाद जो एक काम का सेक्शन है वो 52 है, सेक्शन 52 सद्भावना पूर्वक, खूब पूछा जाता है पीटी में, ध्यान रखिएगा, एपीओ के एग्जाम जो होते हैं उसमें आते हैं। सद्भावना पूर्वक किस धारा में परिभाषित किया गया है, धारा 52, सेक्शन 52 में सेक्शन को सद्भावना पूर्वक, ठीक है, गुड फेथ को परिभाषित किया है। गुड फेथ का मतलब यह है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कार्य जो सद्भावना पूर्वक, सम्यक सतर्कता और सावधानी के साथ किया गया हो। तीन चीजें इसमें होती हैं, सद्भावना पूर्वक सबसे पहली चीज, दूसरी चीज जो है वो
सम्यक सतर्कता, सम्यक मतलब एक सामान्य प्रज्ञा वाले बुद्धि वाले व्यक्ति से जो सावधानियां अपेक्षित होती हैं उन सावधानियों को फॉलो करना, ये सम्यक सतर्कता होती है। और तीसरा जो है वो ध्यान के साथ, ठीक है, अगर कोई काम ध्यान के बिना किया गया है तो वो सद्भाव पूर्वक की कंडीशन में नहीं आता। तो तीन चीजें जो हैं ये सम्यक सतर्कता, ठीक है, और सद्भावना पूर्वक और सावधानी, ठीक है, ये तीन चीजें जो हैं वो सेक्शन 52 में कंसीडर होती है। अब इसी के बाद फिर सेक्शन 52A, सेक्शन 52A हार्बर संश्रय ये बताता है। हार्बर या संश्रय ये है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के बाद या अपराध करने से पहले या अपराध के किसी क्रम में अगर संरक्षण देता है तो वो सेक्शन 52A में संश्रय में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। मैंने आपसे पहले भी बताया कि आज का दिन जो है वो थोड़ा थकावट भरा था। थोड़ा सा होता क्या है कि लेक्चर एक बार देख लेना पड़ता है। मैं कई सारी बुक से डिस्कस करता हूँ, कई सारी बुक से डिस्कस करने के बाद मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, तो आज थोड़ा सा समय जो है वो उचित तरीके से नहीं मिल पाया। खैर, अगले आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपसे जो पनिशमेंट है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। पनिशमेंट के बारे में थोड़ी सी बात ये है, जैसे कि एक बड़ा खूब सवाल ये आता है, पीटी में खास तौर से आता है कि जो आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास जो है वो कितने वर्षों का होता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि 14 वर्षों का होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि सर सेक्शन 44 डिफाइन कर दें। सेक्शन 44 क्षति। अगर क्षति शब्द के अंतर्गत जो परिभाषा में दिया गया है, क्षति शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कोई हानि हुई है, ठीक है। क्षति के अंतर्गत क्षति मीन्स इंजरी। इंजरी का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के शरीर, मन यानी मानसिक दशा, ख्याति उसकी नेम फेम जो गुडविल है वो, ठीक है, इसको अगर किसी भी तरीके से या संपत्ति इसकी किसी भी तरीके से कोई इंजरी हुई है, कोई हानि हुई है, तो ये क्षति के अंतर्गत आती है। वो कैसी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो ये हरिकेश मिश्रा जी ने बताया कि 16 साल की आजीवन कारावास होता है। मैं इसी चीज़ को आपको साफ बता देना चाहूँगा। आजीवन कारावास जो होता है तो पहले जो था वो 14 वर्ष तक था, ठीक है, 14 वर्ष का कारावास था। बाद में कुछ जगह जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे 20 साल के लिए भी मेंशन किया। लेकिन अभी वर्तमान में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उस कॉन्सेप्ट पे ये है कि आजीवन कारावास का मतलब जिस समय व्यक्ति जेल में गया है उसका शेष सारा जीवन, टिल लास्ट ब्रीथ, ठीक है। अब इसके सेक्शन जो है वो केस जो है, किस केस में कैसे हुआ था, कब 14 वर्ष था, कब इसे बदल के क्या कर दिया गया, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही साथ पूरी कोशिश यही होगी कि सेक्शन 76 नेक्स्ट टर्म पे प्राइवेट डिफेंस या सामान्य अपवाद, डिफेंस नहीं सामान्य अपवाद तक आपका नेक्स्ट जो है वो क्लास वहाँ तक कंसीडर हो जाएगी। हाँ, अब आपके कुछ सवाल हैं। सर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ? ये मैंने आपको लास्ट बार मैंने बताया था, जब नेगेटिव नरेट किया जाता है, जैसे कि आप देखते हैं सेक्शन 96, 97, 98, 99, 100, 101, ठीक है, या इसी तरह से सेक्शन 76, 77, ये आप देखते हैं नेगेटिव नरेट किया जाता है, कोई अपराध नहीं है। तो वहाँ ये माना जाता है कि व्यक्ति का आशय जो है, ठीक है, व्यक्ति का आशय जो है वो यहाँ पर अनुपस्थित था कि ऐसा कार्य किया जाए, इसी वजह से इसको नेगेटिव नरेट किया जाता है, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा डिटेल भी करके बताई थी। इस नेगेटिव नरेशन का जो मतलब होता है, लाइफ हो, ये सत्येंद्र, यस, ठीक है।
तो इसका मतलब ये होता है, नेगेटिव नरेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये माना जाएगा कि हाँ यहाँ ये प्रिजम्पशन हम कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ आएगा तो वो हम देख लेंगे। जैसे कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम बालक को किया जाता है, ठीक है। तो अगर 7 वर्ष से कम का कोई बालक है, ठीक है, तो अगर वो कोई अपराध कर रहा है तो कोई अपराध की कंडीशन में नहीं होगी वहाँ, चाहे जैसी कंडीशन। तो ये सीधे सीधे आपके माइंडसेट या मेंटल स्टेट को क्लियर करता है, इसलिए इसे नेगेटिव नरेट किया गया है, ठीक। यस, और कोई क्वेरी है तो प्लीज कंटिन्यू कर लें। ग्राउंड ऑफ सेक्शन 34, सत्यन जी आपकी बात को पूरी तरह से मैं समझ नहीं पाया सर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ठीक। वाइकेरियस लाइबिलिटी, एक सवाल आया था, किसी ने पूछा था, मैं ध्यान नहीं दे पाया। वाइकेरियस लाइबिलिटी और जॉइंट लाइबिलिटी, ठीक है। वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब होता है प्रातिनिधिक दायित्व, ठीक है, और जॉइंट लाइबिलिटी का मतलब होता है संयुक्त दायित्व, ठीक है। तो प्रातिनिधिक दायित्व वो दायित्व होता है जब हम किसी काम के लिए किसी को वो अथॉरिटी दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप वाइकेरियस लाइबिलिटी को टॉर्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है, टॉर्ट्स में वाइकेरियस लाइबिलिटी है। वाइकेरियस लाइबिलिटी में आप देखते हैं कि मास्टर और सर्वेंट जो होते हैं उनके रिलेशन जो हैं वो मास्टर और सर्वेंट के रिलेशन जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि अगर सर्वेंट ने कोई अपकृत्य का कार्य किया है, ठीक है, और उस अपकृत्य के कार्य को करने के लिए उसका जो ऑनर है, अगर उसने पूरी तरह से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है और इन द कोर्स ऑफ सर्विस में उसने ये काम किया है, ठीक, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी में मास्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके पीछे जो वजह होती है वो ये होती है कि मास्टर जो होता है वो हो सकता है उसने इंश्योरेंस करा रखा हो या इस तरह की कोई पॉलिसी वगैरह वो ले रखी हो, तो उसका वो बीमा या वहाँ से रिहम्बर्स हो सकता है। प्लस सर्वेंट जो होता है, सर्वेंट के पास दिक्कत एक ये होती है कि सर्वेंट की तो छोटी सी आय होती है, 10,000 20,000 रुपए वो कमा रहा है, तो उससे कितना हम कंपनसेशन ले सकते हैं। लेकिन मास्टर जो है वो माना जाता है कि हाँ वो कंपेयर देन सर्वेंट जो है वो रिच होगा, और रिच होने के कारण उससे हम कंपनसेशन की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाइकेरियस लाइबिलिटी हुआ। और ज्वाइंट लाइबिलिटी का मतलब हुआ, ज्वाइंट लाइबिलिटी ये है कि दो व्यक्ति ऐसे आपस में काम कर रहे हैं कि माना जाएगा कि अगर ए ने कोई कार्य किया है तो उसका परिणाम बी को भी वैसा ही भुगतना पड़ेगा जैसा कि ए ने भुगता है। तो ये जो है वो ज्वाइंट लायबिलिटी में होगी। और ज्वाइंट लायबिलिटी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोनों या जितने भी पक्षकार हैं या जितने भी ऑफेंडर हैं या जितने भी साथी हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जो शब्द आप चाहें वो चूज कर लें, वो सभी व्यक्ति जो होंगे वो आपस में एक उनका मस्तिष्क या उनका इरादा, ठीक है, उनके मस्तिष्क काम करने का इरादा, ये सारी चीजें एक होंगी। तो एक व्यक्ति द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो बाकी व्यक्तियों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिस ऑफ सेक्शन 34, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल बेसिस ऑफ सेक्शन 34 जो है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि ये माना जाता है कि अगर हम किसी अपराध के लिए अगर हम सिर्फ करने वाले व्यक्ति को ही उसमें कंसीडर करें, यानी कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के हाथ में बंदूक है, उसका ट्रिगर है, सिर्फ उसको हम ध्यान दें, तो बाकी उसको प्रोवोक करने वाला व्यक्ति या उसके पीछे जो काम कर रही है बात, वो उसे हम नज़रअंदाज कर देंगे। और ये अपराध का सॉल्यूशन निकालना या अपराधी को पूरी तरह से दंडित करना, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अपराध जो है वो, अच्छा एक चीज यही मैं आपको रोक के तब आगे इस बात को करना चाहूँगा। देखिए अपराध जो है वो आप जब भी आप फ्री रहें, फ्री टाइम में, अपराध की चूंकि आपने कहीं कोई परिभाषा नहीं पढ़ी, आपने लॉर्ड कैनिंग को पढ़ा होगा, ऑस्टिन को पढ़ा होगा, कोई ऐसा कार्य जो समाज के विरुद्ध है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को आपने पढ़ा है कि हाँ ठीक है विधि विरुद्ध कार्य है, क्षमा कर सकता है तो केवल सम्राट कर सकता है, ठीक है। ब्लैकबर्न ने दिया है, डेफिनेशन दिया है, ठीक है, कि कोई कार्य जो है समाज के विरुद्ध हो। तो बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन आज तक अपराध की जो डेफिनेशन है वो पूरी तरह से एकदम एग्जैक्ट कहीं नहीं मिल पाई, चाहे वो सीआरपीसी हो चाहे आईपीसी हो। तो जब आप कभी फुर्सत में रहिएगा तो अपने दिमाग को टटोलिएगा और आप सोचिएगा कि क्या अपराध की कोई परिभाषा हो सकती है जो आपके नज़रिए से सही हो, परफेक्ट हो।
क्योंकि एक दो इंटू में मैंने इस तरह की चीज़ें हैं आई हैं मेरे संज्ञान में कि अपराध की डेफिनेशन क्या है, इस बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप इस डेफिनेशन को खुद अपने हिसाब से डिफाइन करें और डिफाइन करके उसे जस्टिफिकेशन भी आपके पास वो होना चाहिए, ये काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी में साफ सी बात है कि जो मालिक होगा या जिसको हमने एजेंट बना रखा है वो होगा, ठीक है, या जिसको हमने सर्वेंट बना रखा है वो होगा, ये सारे वाइकेरियस लाइबिलिटी में होगा। जॉइंट लाइबिलिटी जो होगी वो जॉइंट लाइबिलिटी में ये सारी चीज़ें होंगी। और ज्यूरिस्प्रूडेंशियल यहाँ एस्पेक्ट की बात है तो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट ये है कि अपराध जो है वो पूरी तरह से रोका जाना चाहिए, क्योंकि अपराध जो है वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता, वो राज्य के विरुद्ध होता है। और राज्य के विरुद्ध अपराध जो है वो जब तक जड़ से लेके लास्ट ऊपर टो तक उसकी जितने भी क्रम है, जितने भी चेन है, उन सारी चीज़ों को जब तक एब्जॉर्ब नहीं कर लिया जाता तब तक अपराध का शमन हो पाना मुश्किल होता है। इसलिए सेक्शन 34 में वो सारी चीज़ें हैं जो किसी कृत्य में, किसी आपराधिक कृत्य में सभी का मानसिक मेंटल स्टेटस एक है और उस काम को किया है, तो वो सारे के सारे लाइबिलिटी के अंतर्गत आएंगे। यही इतना सा ऐसा ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा इसका डिटेलिंग तो विशेष नहीं है। यही चीज़ें हैं कि हाँ, सभी की जो जिन लोगों का मस्तिष्क जो है वो एक हुआ है, मस्तिष्क सबका जो किसी काम को करने के लिए एकाग्र हुआ है, उन सबको अगर वो कार्य आपराधिक है तो उसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई आज की बातें। ठीक है, सेक्शंस को यहाँ तक जो आपने पढ़ा है, इन सेक्शंस को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें से मैं फिर से आप रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 34 और 149 को छोड़ दीजिए अगर, तो बचे हुए जितने भी सेक्शन हैं उसमें मेंसरिया है और यही दो ऐसे पार्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए, आपके मेंस के सवाल के लिए आते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो चीज़ें हैं वो आपको आप मेमोराइज कर लें, सेक्शन याद कर लें। ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।